हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। हमारे एटा एडवांस टीम की ओर से जो वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप उन्हें लगातार देख रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स बनाकर सुबह शाम रिवीजन भी कर रहे होंगे। आज हम जो पॉलिटी का धुआं धुआं सीरीज चलाया है हमने, उसी में अगला लेक्चर लेके आए हैं। तो देखिए लास्ट हमने क्या पढ़ा था और आज हमारा अगला क्या है। देखो लास्ट हम पीएम लास्ट हमने किसको पढ़ लिया है? पीएम। मतलब हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे वो प्रधान मंत्री के बारे में। ये टॉपिक था हमारा लास्ट, इसको हम पढ़ चुके हैं प्रधानमंत्री के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संसद। आज का टॉपिक क्या है? संसद। अब देखो संसद की बात करें तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाग 5 कहाँ से कहाँ तक चलेगा। ठीक है, 52 से लेकर 151 तक भाग 5 ही चलेगा हमारा संसद। तो ये किस भाग में आता है? भाग 5 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और अगर आर्टिकल की बात करें तो 79, ठीक है, 79 आर्टिकल में संसद का वर्णन है। आज हम जानेंगे कि संसद क्या है, संसद का कार्य क्या है। पुरानी संसद और न्यू संसद दोनों में हम तुलना करेंगे, उसको देखेंगे। तो ये हमारा संसद है। ठीक है, संसद का टॉपिक आज स्टार्ट किया जाएगा और इसमें देखेंगे हम संसद। देखो आज हम बात बताएं आपको कि हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि नई संसद और पुरानी संसद दोनों में तुलना कराएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो संसद का कार्य था वो न्यू सेंट्रल विस्टा वाली जो संसद है उसमें सारा कामकाज आरंभ कर दिया गया है। तो पुरानी संसद नई संसद का तुलनात्मक अध्ययन पहले करेंगे, उसके बाद इसके उद्देश्य क्या रहते हैं, संसद बनाई क्यों जाती, संसद क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला ही पॉइंट है आपका भाग 5 और अनुच्छेद 79। एक शब्द इस तरह से भी रहता है सरला, ये नाम है, इसमें इसको संसद कहते हैं। इस सा से संसद, रा से राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, राज्यसभा, और ला से लोकसभा, लोकसभा। कहो सर ये क्यों बताया? ये सबको पता है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी टीचर पढ़ाता है उसको बताता है। सरला का मतलब यहाँ पे ये बनाने का मतलब मेरा ये है, 79 में संसद का उल्लेख, 80 में राज्यसभा का और 81 में लोकसभा। ये अनुच्छेद क्रम से, ठीक है, और एक नाम भी है। तो इसके हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं, लोकसभा किस आर्टिकल में? 81 में, और राज्यसभा है वो 80 में, संसद 79। तो अब हम आपको तुलनात्मक अध्ययन कराएंगे। थोड़ा आप पहले संसद को देख लीजिए कि पुराना संसद और नए संसद में अंतर क्या है। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा पुराना संसद है, ये हमारा जो पुराना संसद है ये किस आकार का है? गोलाकार है। ठीक है, ये कैसा है? गोलाकार। और ये आपको संसद दिखाई दे रहा होगा, ये न्यू है। इस संसद की अगर हम बात करें तो ये न्यू संसद है। ये कौन सा है? ये पुराना संसद है। ठीक है, इसमें कुछ समय पहले, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, उससे पहले कामकाज होता था। अब इसको सेंट्रल म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। अब जो नया संसद बना है हमारा वो ये है। ये कौन सा है? न्यू संसद है, नया संसद। ठीक है, ये नया संसद है। अब देखो दोनों की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा हम तुलनात्मक अध्ययन बताएंगे। अगर इस संसद की बात की जाए तो ये अंग्रेजों का समय का है, गोलाकार आकृति का था। इस संसद की बात की जाए तो ये प्रेजेंट का नया संसद है, बिल्कुल अभी इसमें कामकाज स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, और ये त्रिभुजाकार है। ये कैसा है? त्रिभुजाकार। ये कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक, तो पहला अंतर यही हो गया, ये गोलाकार, गोलाकार है, और ये
त्रिभुजाकार है। ठीक, ये त्रिभुजाकार है। अगर इस वाले संसद की बात करें, पुराने वाले संसद की बात करें, तो इसका जो निर्माण का, मैं दोनों का पहले अध्ययन करा दूं आपको, उसके हिसाब से देखो। देखो, ये पुराना संसद, और यहां लिख लो नया संसद, नया संसद। पुराना संसद की बात करें तो इसका जो निर्माण कार्य था, मतलब बोले तो आधारशिला जो रखी गई थी वो 1921 में। उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड रीडिंग, उनके समय में, ठीक है, निर्माण कार्य आरंभ हुआ था। इसका डिजाइन दो अंग्रेज व्यक्ति थे, उन्होंने बनाया था, एडविन लुटियन, और दूसरा था हर्बर्ट बेकर। ये वही एडविन लुटियन है जिन्होंने इंडिया गेट का डिजाइन भी बनाया है। तो ये वास्तुकार या डिजाइन करता इसके ये थे एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। अब इसका जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था? ये जनवरी 1927 में, जनवरी 1927 में। पुराना संसद वाले की बात कर रहे हैं हम। कौन से वाले की? पुराने वाले। इस वाले संसद की बात कर रहा हूं मैं, अभी पुराने वाले की बात कर रहा हूं, तो आप इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1927 में, तो 1927 के समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? गवर्नर जनरल थे वो इरविन आ चुके थे। कौन आ चुके थे? लॉर्ड इरविन। कौन आ चुके हैं? लॉर्ड इरविन आ चुके हैं, ठीक है, लॉर्ड इरविन आ चुके हैं। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? वो किया था लॉर्ड इरविन ने। ठीक, ये हमारा पुराना संसद का एक छोटा सा सिनेरियो है। अब हम नए संसद की बात करें, ठीक है, नए संसद, हाँ, और पुराने संसद की और थोड़ी बातें कर लें। पुराने संसद की अगर थोड़ी और बात करें हम, तो देखिए इसमें क्या था? कुल सीटें कितनी थी? कुल सीटें थी वो थी कितनी? 800, ठीक है, कितनी थी? 800, जिसमें लोकसभा की 550 और राज्यसभा की कितनी थी? 250। इतनी सीटें पड़ी हुई थी, ठीक, ये पुरानी वाली संसद। अब इसका अगर हम खर्चा की बात करें, इसके खर्चा की पुरानी वाली का जो खर्चा था, कुल खर्चा वो कितना था? 83 लाख। कितना है? 83 लाख। अगर इसकी हम बात करें तो ये कितने मीटर, मतलब स्क्वायर वर्ग फीट में फैला हुआ था? तो इसका टोटल एरिया था वो कितना था? वो था आपका 47,500, ठीक है, वर्ग मीटर। ये इसका एरिया था, इतना स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। अब कुल खर्चा हमने 83 लाख देखा, कुल सीटें 800 थी उस समय वाले में, पुराने वाले में, और इसका जो एरिया था वो 47,500 था। इसमें प्रथम
अध्यक्ष लोकसभा के कौन बने थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, वही थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। ये पुरानी वाली संसद के हमारे बिंदु थे जिनको हमने देखा, ठीक है, पुरानी वाली के कुछ बिंदु थे, इनको हमने देखा है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, अगर दिख रहा हो तो, थोड़ा छोटा हो गया है, अगर दिख रहा है तो। पुराना संसद है, निर्माण किसने किया? 1921 में लॉर्ड रीडिंग साहब ने किया है। डिजाइन किसने दिया था? एडविन लुटियंस ने दिया था। और हर्बर्ट बेकर इसके दोनों ही वास्तुकार थे, ठीक है। अब इसका उद्घाटन कार्य किसके द्वारा किया गया था? इरविन द्वारा किया गया था। जनवरी 1927 में किया गया था। कुल सीटें कितनी थी? 800 थी, जिसमें लोकसभा की 500 और राज्यसभा की कितनी थी? 250 थी। कुल खर्चा 83 लाख था। वर्ग फीट जो भी था, मतलब एरिया था इसका, वो इतना था। प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? गणेश वासुदेव बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? गणेश वासुदेव बनाए गए थे, ठीक। तो ये आपका पुरानी संसद का रहा। अब हम बात करेंगे नए संसद की बात, ठीक है। नए संसद की बात करें तो देखिए, नए संसद की बात करें हम, इसके इसके जो निर्माण कार्य है वो हमारा, मतलब आधारशिला, निर्माण कार्य, आधारशिला, आधारशिला, आधारशिला कब रखी गई? ये जो रखी गई है, एक मिनट, नया वाला है ना, इसकी आधारशिला, इसकी आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को, कब? 2020 को, 2020 को। अब किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, पीएम के द्वारा, ठीक है। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई। वैसे इसका जो डिजाइन दिया है, डिजाइन दिया है, डिजाइन दिया है, वो किसने दिया है? बिमल पटेल, एक व्यक्ति हैं बिमल पटेल, गुजरात के वास्तुकार हैं बिमल पटेल, उनके द्वारा दिया गया है। बिमल पटेल के द्वारा इनका क्या दिया गया है? डिजाइन दिया गया है। गुजरात के वास्तुकार हैं, ठीक है। कौन है? बिमल पटेल। कहाँ के हैं ये? गुजरात के, ठीक है। कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। और ये वही बिमल पटेल हैं जिन्होंने जो हमारा काशी कॉरिडोर है उसका डिजाइन भी दिया है। कौन सा? काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इसका भी डिजाइन किसने दिया है? हमारे बिमल पटेल ने। ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, वास्तुकार हैं। और इन्होंने जो परियोजना चलाई है किसके लिए? नई संसद के लिए, वो है सेंट्रल विस्टा। ये क्या है परियोजना? सेंट्रल विस्टा, ठीक है। इसी नाम से ये हमारा नया संसद बनाया गया है, सेंट्रल विस्टा के नाम से। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका जो बनने का टाइम था वो 2022 था, लेकिन 2020 में कोरोना अपने मतलब चरण में आ गया था उस समय, तो कोरोना की वजह से कुछ डिले हो गया, तो ये 2022 की जगह 23 में बनकर तैयार हो गया। और इसका उद्घाटन भी 23 में ही कर दिया गया है। 8 मई 2023 को इसका उद्घाटन कर दिया गया था, ठीक है। कब? 8। और अभी पिछले महीने से इसमें कार्य भी आरंभ कर दिया गया, ठीक है। तो उद्घाटन 8 मई
8 मई 2023 को किसके द्वारा? पीएम मोदी जी द्वारा, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा कर दिया गया है। अब हम अगर बात करें इसकी, तो इसमें कुल सीटें कितनी हैं? इसमें कुल सीटें कितनी हैं? कुल सीटों की बात करें तो देखो, नई वाली में, किसमें? नई वाली में कुल सीट कितनी है? 1272। ध्यान रखना 1272 है। और 1272 में 888 ये किसकी हैं? लोकसभा की, लोकसभा की, ठीक है, लोकसभा की हैं। और राज्यसभा की अगर हम बात करें, राज्यसभा की, तो इसमें वो कितनी रहती है राज्यसभा की? 334। एक बार देख लो भैया, थोड़ा मैथ कमजोर है हमारा। 72 है, 384। सॉरी भैया, देखो ये 384 है, ठीक है। और फिर भी देख लेना, अगर 888 पक्का लोकसभा की हैं तो 384 है हमारी किसकी बनाई गई है इसमें? राज्यसभा के लिए, ठीक है, राज्यसभा के लिए इतनी बनाई गई, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कुल खर्चा, नई वाली में जो कुल खर्चा आया है वो कितना आया है? खर्चा 800 करोड़ का। कितने का आया है? 800 करोड़ का खर्चा आया है। पहली वाली में 83 लाख का खर्चा आया था, इसमें 800 करोड़ का आया है। अब यहीं पर हम बात करें, इसका जो एरिया है वो कितना है? नई वाली का, नई वाली का जो एरिया है वो कितना है? नई वाली का जो बोले क्षेत्रफल वो कितना है? वो 64,500, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ये इसका एरिया है। और इसके जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रहेंगे इस वाली संसद के, वो कौन रहेंगे? ओम बिड़ला जी। कौन रहेंगे? ओम बिड़ला जी, ये हमारे इसके अध्यक्ष जी रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी नई संसद और पुरानी संसद का क्या था? तुलनात्मक अध्ययन था। जहाँ तक जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो यहीं से बनेगा, तो आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है, एक साथ। देखें, मेरे हिसाब से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पुराना संसद है, ठीक है, और ये नया संसद है। देखें इसकी आधारशिला, इसका ये आपको तुलनात्मक अध्ययन है, मैंने सारा बता दिया है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। अब हम बात करेंगे, अब इनको एक बार देख लें। देखो ये एक गोलाकार है हमारा, हम पहले ही बता चुके हैं इसको, ये पुराना वाला संसद है, ठीक है, ये पुराना वाला संसद है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पुराना वाला है और ये न्यू संसद है, ठीक है। इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कौन कौन से साइन मतलब प्रतीक चिन्हों को लिया गया है, वो अभी आपको इतना मैटर नहीं करता, बस आपके जो काम का है वो हम बता दे रहे हैं। गोलाकार, त्रिभुजाकार, वहां नहीं दिख रहा होगा तो इसको यहाँ पे देख लीजिए आप, आपको आसानी से दिखाई दे रहा है, ये पुराना वाला और ये नया वाला है, ठीक। अब हम बात करेंगे वास्तव में संसद का उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये संसद और संसद किस किस से मिलकर बनी है।
और आर्टिकल के बारे में हम इसके आपको बता ही चुके हैं पहले ही। तो देखिए अब हम बात करेंगे संसद का उद्देश्य। ठीक है, सॉरी, संसद के पहले हम आपको एक दो बात और बता दें। संसद किस किस मतलब संसद का वास्तव में किस किस को अंग माना गया है, संसद का वास्तव में कौन कौन अंग है। तो जो संसद है वो हमारा, इसके तीन अभिन्न अंग हैं। एक आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को क्यों अभिन्न अंग बनाया गया, मैं आपको बस इतना बता रहा हूं, ये अभिन्न अंग है, इनके बिना संसद नहीं है। ठीक है, संसद मान ही नहीं सकते, इनको अभिन्न अंग माना गया तीनों में। क्यों राष्ट्रपति अभिन्न अंग क्यों माना गया? चलो, राज्यसभा में राज्यों के सदस्य जो सांसद होंगे, लोकसभा में लोगों के सदस्य सांसद होंगे। फिर ये राष्ट्रपति जी का क्या काम है? जब यही दोनों थे तो इनसे ही काम चला लेते, नहीं। जब भी विधायिका का काम कौन करेगा? कानून बनाने का कार्य कौन करेगा? चलो अच्छा, ये तो सॉरी, कार्यपालिका का काम कौन करेगा अगर राष्ट्रपति नहीं? ये तो क्या कर देंगे, विधायिका का काम कर देंगे। और विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम है कानून बनाना। लेकिन मानो कानून कैसे बनाएंगे? इन्हों लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी विधेयक पारित हो जाएगा तो वो लास्ट में किसके पास जाएगा? लास्ट में कानून तो वो तभी बनेगा जब राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, उससे पहले कानून नहीं बनेगा। तो इसीलिए राष्ट्रपति जी को हमारी संसद में अभिन्न अंग के रूप में रखा गया। ठीक, ये अभिन्न अंग हैं किसके? संसद के अभिन्न अंग हैं। अब आगे हम इसकी बात करें तो वो क्या है? संसद। अब इस संसद में कार्य कैसे होते हैं? कार्य की अगर हम बात करें तो सत्रों के माध्यम से, किसके? सत्रों के माध्यम से। ठीक है, अब सत्रों को आहूत और इनका बोलते हैं आहूत करना और समापन। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। क्या राष्ट्रपति अपने मन से बुलाते हैं ये सब? ठीक है, नहीं, राष्ट्रपति पीएम की सिफारिश पर ही बुलाते हैं। और जो सत्र हैं वो कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? पहला मानसूनी सत्र हो जाएगा, सॉरी बजट सत्र ले लो। पहला कौन सा होगा? बजट सत्र। दूसरा मानसूनी सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। ठीक है, अब इनमें से एक बजट हमेशा बाध्य होता है। ये बजट सबसे लंबा भी माना जाता है और फरवरी से मई तक चलता है। ये कब तक चलता है? सामान्य तौर पे बता रहा हूं, फरवरी से मई तक चलता है, सबसे लंबा बजट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब एक बात हम पहले राष्ट्रपति पढ़ाए थे आपको, तब उसमें समझाया था, क्या तीनों बजटों का एक साल में, तीनों सत्रों का एक साल में बैठक होनी, सत्रों का बुलाया जाना आवश्यक है? तो नहीं, बाध्यता नहीं है। लेकिन हाँ, इन सत्रों के बीच में जो बैठक की अवधि है वो 6 माह से अधिक ना हो। तो क्या तीनों सत्रों को बुलाया जाना एक बाध्यता है? तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, बजट सत्र को आहूत करना, बुलाना, आहूत का मतलब होता है, मैंने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में बहुत अच्छे समझाया कि बजट सत्र को, चाहे ये दोनों हो पाए या ना हो पाए, लेकिन बजट सत्र को जरूर बुलाया जाएगा, बजट सत्र तो जरूर किया जाए, और सबसे लंबा बजट सत्र होता है। ठीक है, अब ये सत्र क्यों बुलाए जाते हैं? सत्र भाई इसलिए बुलाए जाते हैं
क्योंकि ये लोग लोकसभा राज्यसभा के लोग आपस में जो सदस्य हैं वो बैठे और देश की किसी क्रियाकलाप कानून, नया कानून बनाना है, कोई बिल पास कराना है, पैसे से संबंधित कोई बिल पास कराना है, इस विषय पर चर्चा हो सके। देश की मानो सारी सड़कों को सुधारना है या और कोई नई नई योजनाएं चलानी है, इन सभी पर चर्चा करने के लिए ही सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, अब मानो किसी सांसद है जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, उसके क्षेत्र में कोई आपदा आ गई है या कोई आम व्यक्ति की कोई अन्य प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स है, उसकी शिकायत उस व्यक्ति ने वहां पे की है, किसके पास, जो सांसद है, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा, तो वो व्यक्ति अपनी बातों को वहां पे रख पाए किसी भी तरह से, इसलिए ये सत्र बुलाए जाते हैं। तो देखो, आहूत और समापन का कार्य किस राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सत्रों के माध्यम से सत्र बुलाए गए हैं तो सदस्य आएंगे तो देश पर नए नए क्रियाकलापों पर चर्चाएं होंगी। जब चर्चाएं होंगी तो बिना किसके, जब चर्चाएं हो रही हैं तो चर्चाओं के लिए अब कोई कानून बनाना पड़ेगा। अब कानून बनाना पड़ेगा तो उस कानून को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल पारित करना पड़ेगा, और यही कार्य है संसद का, कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाना ही ये कार्य है। सॉरी थोड़ा, ठीक है। तो देखिए, और मैंने कहा इनके मध्य में 6 माह का गैप, 6 माह से अधिक गैप नहीं हो सकता। ठीक है, 6 माह से अधिक गैप नहीं हो सकता। लेकिन बाध्य, ये वाला बाध्य है, और तीनों हो या ना हो, वैसे सामान्यतः 3 होते हैं एक साल में, सामान्यतः 3 होते हैं, लेकिन इसकी बाध्यता दी गई है। ठीक, अब हम बात करेंगे संसद के उद्देश्यों पर। ठीक है, संसद के उद्देश्यों पर। संसद के उद्देश्य, तो संसद का उद्देश्य क्या है, कानून निर्माण का कार्य। ठीक है, कानून निर्माण का कार्य मतलब कानून बनाना, ये संसद का मेन उद्देश्य है। अब मैं यहां से आपको थोड़ा बताता चलूं कि कानून निर्माण का जो मेन उद्देश्य है, वो संसद का मेन उद्देश्य कानून बनाना। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि कानून बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, विधेयक लाना पड़ेगा। विधेयक कौन लेके आएंगे, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य। अब लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मंत्री भी हो सकते हैं और वो सांसद भी हो सकते हैं। जो मंत्री द्वारा अगर विधेयक लाया जाएगा उसे हम सरकारी विधेयक कह देंगे, और जो एक आम सांसद द्वारा लाया जाएगा उसे हम गैर सरकारी विधेयक कह देंगे। तो विधेयक भी 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। पहले हम आते हैं कानून निर्माण पर। तो देखो, मान के चलो कि हमारे संसद में एक बिल आए, मतलब कानून बनाने से पहले बिल लाना होगा। बिल क्या होगा भाई, अभी हम बता दे रहे हैं। ये एक पेज है, ठीक है, और यहां लिखा है, इस वाले में उसका विषय लिखा है। इसमें क्या लिखा है, इस वाले कॉलम में विषय लिखा है कि संपूर्ण भारत के जो सड़क हैं उन्हें गड्ढा मुक्त किया जाएगा। ठीक है, या और कोई योजनाएं चलाई जाएंगी, उसको लेकर बिल लाना है, कानून बनाना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये बिल लाया गया है और यहाँ पे लोगों से हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। ठीक है, और जो जब हस्ताक्षर हो जाएंगे साधारण बहुमत से तो ये पारित हो जाएगा। पारित होने के बाद लोकसभा में लाएगा तो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में पारित होने के बाद ये किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। राष्ट्रपति जी इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये बिल क्या बन जाता है, एक कानून का रूप ले लेता है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको रोकना भी है, क्योंकि रोकना इसलिए संयुक्त बैठकें भी करवानी है। संयुक्त बैठकों के बाद अध्यक्षता कौन करेगा, ये इस तरह से लेके चलना है। ठीक, अब देखो ये बिल आ गया तो जैसे ये बिल की प्रक्रिया हुई, कानून बनाने के लिए बिल लाया जाता है और बिल भी 3 चरणों से होकर गुजरता है। कितने बिल, 3 चरणों से होकर गुजरता है, जिन्हें वाचन कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, चरणों को
वाचन भी कहते हैं। तो प्रथम वाचन में वाचन क्या होता है? प्रथम वाचन कानून बनाने के लिए जो बिल लाया जा रहा है, अब मान के चलिए प्रथम वाचन यही होता है जो बिल लाया गया है कानून बनाने का, वही है प्रथम वाचन। कानून बनाने का बिल लाना और इस पर इसकी सामान्य उद्देश्यों पर एक नजर डालना, यही प्रथम वाचन होता है। ठीक है, द्वितीय वाचन में इस बिल पर क्या होता है? द्वितीय वाचन में इस बिल पर क्या होता है? द्वितीय वाचन में इस बिल पर एक समिति बनाई जाती, मतलब वहां सरसरी नजर डाल ली, हाँ भाई बिल आ रहा है, बिल आ रहा है। द्वितीय वाचन में क्या होता है? मतलब जो बिल रखा गया वही वाचन कहलाया है। अब द्वितीय वाचन का मतलब है कि अगर इसको गहराई से पढ़ा जा रहा है, एक एक बिंदु को पढ़ा जा रहा है, मतलब गहराई से थोड़ा सरसरी अच्छी नजर से पढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो वो द्वितीय वाचन कहलाएगा। और अगर इस पे मतदान होने लगा तो वो तृतीय वाचन कहलाएगा। ठीक है, मतदान होने लगा। द्वितीय वाचन में क्या होता है? एक विशेष समिति बनती है, विशेष समिति बनती है, वो इसके पहलुओं को देखती है कि हाँ ये बिल सही है या गलत है। तृतीय वाचन में क्या होता है? तृतीय वाचन में क्या होता है? तृतीय वाचन में अगर देखो मतलब सीधा सीधा सर एक विशेष समिति ने भी इसकी जांच कर ली, अब इसके प्रत्येक पहलू पर जांच की गई है और देखा गया है कि बिल है, उस पर मतदान की भी आवश्यकता, तो मतदान कराएंगे तो 2/3 बहुमत से, ठीक है, पारित हो जाता है। तृतीय वाचन में क्या होता है? प्रत्येक पहलू पर गहन अध्ययन किया जाता है और गहन अध्ययन के बाद अगर मतदान की आवश्यकता पड़ती है, मतदान का मतलब अगर ये मानो बिल लाया गया है, वो किसमें लाया गया है? लोकसभा में। ठीक है, कानून बनाने का बिल किसी में भी लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। तो मानो ये लोकसभा में लाया गया है, ये बिल किस में लाया गया है? लोकसभा में लाया गया है। 3 वाचनों तीसरे वाचन में चल रहा है, तो प्रत्येक पहलू पर गहन अध्ययन हुआ। अब अध्ययन के बाद इसमें मतदान की भी जरूरत पड़ती है। जो लोकसभा के कुल सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत से अगर ये बिल पारित हो जाता है तो इस बिल को लोकसभा से पारित मान लिया जाता है और लोकसभा के पारित होने के बाद ये बिल कहां जाता है? राज्यसभा में। और राज्यसभा में भी मैं अभी पारित कराते हुए ले जा रहा हूं, रुक जाएगा तो क्या होगा वो बाद में बताएंगे। राज्यसभा में भी यही तीनों वाचनों की प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा। अगर वहां मतदान की आवश्यकता पड़ती है तो मतदान भी कराया जाएगा। सेम प्रक्रिया यहां पे भी होती है, किसमें? सेम, ठीक है, सेम प्रक्रिया देख लेना भैया, थोड़ा हिंदी इंग्लिश लिख दिए। सेम प्रक्रिया किसमें होगी? राज्यसभा में। चलो भैया, राज्यसभा से भी ये बिल पारित हो गया। अगर ये राज्यसभा से भी बिल पारित हो जाता है तो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति जी के पास। और राष्ट्रपति जी अगर इस बिल पर क्या कर देते हैं? हस्ताक्षर कर देते हैं, तो यही बिल, कौन सा? ये बिल किसमें बदल जाएगा? ये बिल अब किसमें बदल जाएगा? कानून बन जाएगा। अब देश का संचालन इसी सरकार के द्वारा, इसी कानून के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तो ये बिल क्या हो जाएगा? कानून बन जाएगा। लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, चलो ये तो हमने बिल पारित कराकर क्या करा दिया? कानून बना दिया। अब बाई चांस मैं बात करूं कि सर ये बिल इसी लोकसभा के तृतीय वाचन में यहां 2/3 बहुमत से मतदान ही नहीं हुआ, तो बिल का क्या होगा? जब मतदान ही नहीं होगा, तीसरे वाचन से ही नहीं गुजरेगा, तो कहने का मतलब लोकसभा में ही पारित नहीं हो पाया। और जब लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है तो वो विधेयक समाप्त मान लिया जाता है, खत्म मान लिया जाता है कि उस विधेयक का अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब मान के चलो लोकसभा ने पारित कर दिया, और लोकसभा ने तो क्या कर दिया है? लोकसभा ने ये पारित कर दिया। लेकिन हमारी जो राज्यसभा है,
वो कितनी कितनी, देखो एक एक पहलू को याद रखना है आपको, एक एक पहलू को, और मैं जैसे ही बता रहा हूं आप उसी तरह से अगर एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देख चलते रहेंगे बहुत अच्छे से तैयार होगा। कोई सा भी सब्जेक्ट है जीएस का, मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूं हर सब्जेक्ट आपके दिमाग में रच बस जाएगा, और जो रची बसी हुई चीज होती है चाहे फिर वो कोई भी चीज हो, आप समझ रहे हैं, कोई भी चीज हो वो निकलती नहीं है दिमाग से, ठीक। अब राज्यसभा ने मानो ये बिल नहीं पारित किया और 6 माह तक कोई लोकसभा को कोई बात भी नहीं बताई, हमने रोक रखा है, पारित नहीं किया। अब 6 माह तक तो लोकसभा इंतजार देखेगी, उसके बाद लोकसभा बोलेगी ऐसा क्यों हुआ कि हमारा बिल पारित नहीं हुआ। राज्यसभा वालों से क्या होगा, लोकसभा का क्वेश्चन जाएगा, फिर उधर से क्वेश्चन आएंगे, तो ये झगड़े की स्थिति हो जाएगी। अब जब झगड़े की स्थिति हो जाएगी तो इसी स्थिति में हमारे राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, संयुक्त बैठक का कार्य कराएंगे। क्या कराएंगे, संयुक्त बैठक। संयुक्त मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों को एक साथ बिठाएंगे, वो आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है। अब मानो 6 माह तक इसने क्या नहीं किया, कोई जवाब ही नहीं दिया, और जब जवाब इसने नहीं दिया है, किसने, राज्यसभा ने जब जवाब ही नहीं दिया है तो फिर क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हमारे राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 108 के तहत क्या करेंगे, संयुक्त बैठक दोनों को बुलाएंगे, ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाएंगे, ठीक है। और अब किस आर्टिकल का प्रयोग करके, राष्ट्रपति 100 अनुच्छेद का प्रयोग करके संयुक्त बैठक को बुलाएंगे, ठीक है, संयुक्त बैठक को बुलाएंगे। अब दोनों सदन जब इकट्ठा हो जाएंगे तो उस समय इस संयुक्त बैठक आ गई, ठीक है, लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य एक जगह बैठा लिए। उसके बाद अब इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेगा उस समय वो कौन करेगा, वो करेंगे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। अब एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति ने बुलाया है तब कौन से अनुच्छेद का प्रयोग किया है, 108 के तहत बुलाया है, लेकिन अब इस बैठक की जो अध्यक्षता करेंगे, अध्यक्षता जो की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। किसके द्वारा, अध्यक्ष द्वारा, ठीक है। वो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष, वो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, 118 के तहत। अब बाई चांस मान लीजिए कि संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, किसका, संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, उस दिन हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जी नहीं थे, उस कंडीशन में क्या होगा, तो भैया है ना हमारे लोकसभा के कौन, उपाध्यक्ष जी हैं, वो कर देंगे। आपने फिर कहा चलो ठीक है लोकसभा के उपाध्यक्ष करें, बाई चांस उस दिन उपाध्यक्ष भी नहीं थे तो कौन करेगा, है ना हमारे कौन, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं उपसभापति करेंगे, ठीक है, उपसभापति करेंगे। फिर आप ये कहेंगे कि सर हमारा मन नहीं मान रहा, एक बार फिर पूछ रहे थे, अगर उपसभापति भी नहीं है तो कौन करेगा। एक बात का ध्यान रखना, सभापति मतलब उपराष्ट्रपति कभी भी लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो संयुक्त बैठक की मानो उपाध्यक्ष भी नहीं है, ठीक है, अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है और उपसभापति नहीं, तब कौन करेगा, तो इस कंडीशन में ना उपाध्यक्ष है ना उपसभापति, तो इस कंडीशन में हमारे राष्ट्रपति जी जिस वरिष्ठ, मैं कह रहा हूं वरिष्ठ सांसद को, अरे इतने हैं ना 543 उसमें 250 के लगभग उसमें, इतने में से किसी को भी, अगर किसी को खास करके लोकसभा के सांसद को, किसी वरिष्ठ सांसद को अगर वो इसके लिए मतलब संयुक्त बैठक के लिए कह देते कि आप अध्यक्षता कर दिए, तो वो व्यक्ति करेगा। मतलब
राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई वरिष्ठ सांसद तो वो क्या करेंगे, हमारे अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, अध्यक्षता करेंगे। तो देखो ये हमारे पूरा एक सिनेरियो था। इसको आप एक साथ में भी क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। देखो ये यहां से अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। अब हम आगे की बात करें, अगला जो हमारा इसके बाद की बात करें, संयुक्त बैठकें कितनी हुई हैं अब तक। ठीक है, तो अगला देखिए, मतलब अगला पॉइंट देखें हम इसमें, संयुक्त बैठक अब तक हुई कितनी है। ठीक है, संयुक्त बैठक अब तक कितनी हुई है, तो 3। अब तक कितनी हुई है, 3। कब कब हुई है, 1961, 1978 और 2000। ठीक है, 2000। ये 1961 में दहेज विधेयक के संबंध में लाई हुई थी बैठक, दहेज विधेयक। और 1978 में हुई थी डाकघर विधेयक के संबंध में, और 2000 में हुई थी, वो हुई थी जो हमारा पोटा था, पोटा। ठीक है, ये पोटा मतलब एक टेररिज्म प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, एक आतंकवादी संगठन बनाया गया था, उसको लेकर विधेयक ये संयुक्त बैठकें की गई हैं। ठीक है, संयुक्त बैठकें की गई हैं। अब देखो संयुक्त बैठकें कौन कौन से विधेयकों पर नहीं की जा सकती। अब एक और बात करते हैं हम, इन तीनों ही बैठकों में जो शामिल हुए थे वो व्यक्ति थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। तीनों ही बैठकों में क्या हुआ था, वो शामिल हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ थोड़ी गलती हुई है, इसको देखो। ये बैंकिंग सुधार विधेयक था। ठीक है, ये बैंकिंग सुधार विधेयक था, और ये 2002 है। ये बैंकिंग सुधार है, सॉरी, ये बैंकिंग सुधार है, बैंकिंग सुधार के लिए। ठीक है, इसको सही कर लेना आप लोग। और ये 2002 है, ये संयुक्त बैठकें हुई थी। अब कौन कौन से बिलों पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ऐसे तो हर विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती। तो एक बात ध्यान रखना, अब तक तीन संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं, 1961, 1978 और 2002। दहेज विधेयक के संबंध में, बैंकिंग सुधार के विधेयक में, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, इससे संबंधित अब तक संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं। कौन कौन से बिलों पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, कौन कौन से बिलों पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। विधेयक पर या बिलों पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है,
ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका रहेगा, अगर धन विधेयक है, कोई विधेयक क्या है, धन विधेयक है, धन विधेयक है, इस पर नहीं बुलाई जाएगी। तीन ही हैं, वो भी कितने हैं, तीन, जिन पर नहीं बुलाया, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है। तीसरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग वाला अगर विधेयक है तो इन तीनों ही कंडीशंस विधेयकों पर क्या नहीं बुलाया जा सकता है, धन विधेयक, वो सॉरी संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता है, नहीं बुलाया जा सकता। अब मान के चलिए संयुक्त बैठक से कोई बिल अगर पारित होता भी है तो वो क्या विशेष बहुमत से पारित होगा या साधारण बहुमत से ही हो जाएगा, तो वो सामान्य बहुमत से ही, वो किससे हो जाएगा, सामान्य बहुमत से पारित होता है। किससे होता है, सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत। सामान्य बहुमत मतलब आधे से एक अधिक वाला, ठीक है, ये सामान्य बहुमत, दो तिहाई वाला। अब इसकी अगर हम बात करें, ये आपके क्या हो गए, संयुक्त बैठकें। कब तक ये संयुक्त बैठकें बुलाई गई थी। अब इसमें हम अगर आगे की बात करें तो देखिए, अब हम बात करेंगे संसद की भाषा। इसकी संसद की भाषा क्या है। अब देखो अनुच्छेद 120 क्या कहता है कि संसद की भाषा क्या होगी, ठीक है। अनुच्छेद 120 में जो बात की गई है वो की गई है संसद में जो कार्य होंगे वो किस भाषा में होंगे। कोई सांसद है, कोई सांसद लोकसभा का या राज्यसभा का, या कोई भी व्यक्ति है, मंत्री है, कोई भी, वो किस भाषा का प्रयोग करेगा अपने कार्य शैली के समय। तो वो वैसे तो अनुच्छेद 120 ये कहता है कि हिंदी या अंग्रेजी में बात करिए। अब मान के चलो कोई, किसी को हिंदी अंग्रेजी नहीं आती है, उसे अपनी मातृभाषा आती है। मातृभाषा मतलब जो अपने क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, ठीक है, मातृभाषा। अब उस मातृभाषा का प्रयोग वो करना चाहता है तो क्या, किस कंडीशन में करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में, इस प्रकार की सिचुएशन में हमारा वो सांसद, जैसे मैं कह रहा हूं ये भाषा अनुच्छेद 120 के तहत क्या अनुच्छेद 120 क्या कहता है, संसद की भाषा, ठीक है, संसद की भाषा का वर्णन करता है अनुच्छेद 120। मतलब संसद की भाषा अब होगी क्या, संसद की भाषा होगी क्या, या तो हिंदी या अंग्रेजी। ये दो भाषाओं में कौन लोग जो सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं। अब सदस्य कौन है, लोकसभा या राज्यसभा। भाई लोकसभा के सांसद हो सकते हैं, सांसद या मंत्री, वैसे ही राज्यसभा के सांसद हो सकते हैं या मंत्री। ये लोग, ये सदस्य ही तो हैं, तो ये क्या करेंगे, इसमें प्रयोग भाषा करेंगे या तो हिंदी या अंग्रेजी। अब मान के चलिए कि यहाँ पे इन सदस्यों को, किसी सदस्य को ना तो हिंदी आ रही है ना अंग्रेजी आ रही है, और वो कह रहा है कि हम अपनी मातृभाषा में कार्य करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो क्या उसे अनुमति मिलेगी, जी नहीं। हाँ, ऐसे में उसे अनुमति, अगर वो लोकसभा का सांसद है तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का है तो उसे लोकसभा अध्यक्ष से क्या करनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर वो लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा से है तो लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी। और यदि वो राज्यसभा का है, राज्यसभा का सांसद है, तो उसे अपने सभापति से अनुमति लेनी होगी। किससे? अपने सभापति से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, तो ये है हमारा आर्टिकल 120। अगला हम देखते हैं इसमें, देखो ये हमारा संसद की भाषा अनुच्छेद 120 का प्रयोग कर लिया। वैसे आपको पता है राजभाषा, ठीक है, अनुसूची 8, अनुच्छेद नहीं है ये, अनुसूची 8 है। उसमें मूल संविधान में हम पहले पढ़ा चुके हैं वैसे इस चीज को, 14 थी और वर्तमान में इनकी संख्या 22 हो गई। क्या, एक बात और ध्यान रखना, क्या अंग्रेजी हमारी राजभाषा है? तो जी नहीं, अंग्रेजी हमारी राजभाषा नहीं है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका आज का संसद का इतना टॉपिक है। एक बार में हम इसको शॉर्ट में थोड़ा जल्दी एक बार में अध्ययन करेंगे। मेरे साथ अगर आप थोड़ा बने रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक बार में इसको दोबारा अगर अध्ययन कर मतलब रिवीजन कर लेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो एक बार में देखिए, हम भाई पुरानी संसद, नए संसद, नया और पुराना, ठीक है। तो इसको देखें, नए संसद के जो हमारे वास्तुकार डिजाइनर हैं, डिजाइनर वो कौन है? बिमल पटेल, ठीक है। और इस पुराने वाले के कौन थे डिजाइनर? एडविन लुटियन, कौन है? लुटियन। और हर्बर्ट बेकर, ये हमारे पुरानी वाले के डिजाइनर हैं और ये न्यू वाले के डिजाइनर हैं, ठीक। ये नया वाला है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। और ये कैसा है? गोलाकार है। इसमें कुल सीटें कितनी थी? ध्यान करो, इसमें कुल सीटें कितनी थी? नए वाले में 1272, पुराने वाले में कुल सीटें कितनी थी? 800 थी, ठीक है। अब इसका खर्चा है वो 800 करोड़, ठीक है। और इसका 83 लाख, ठीक। तो ये हमारा नया और पुराने वाले का संसद का वो था। अब इसकी अगर हम बात करें, यहीं पर संसद का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है वो है कानून बनाना। ये इसका मुख्य कार्य है संसद का। इसके अभिन्न कौन से हैं? अभिन्न कितने हैं? 3। एक कौन सी? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कानून बनेगा कब? विधेयक आएगा। विधेयक किसमें आएगा? चाहे तो लोकसभा में ले आओ, चाहे राज्यसभा में ले आओ, ठीक है। और ये विधेयक के वाचन कितने होंगे? वाचन 3 होंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ये 3 वाचन होंगे, ठीक है। 3 वाचन होंगे। प्रथम में क्या होता है, द्वितीय में क्या होता है, तृतीय में क्या होता है। फिर अगले सदन में जाएगा और अगला सदन पारित कर देता है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगले सदन में और अगले सदन के बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति इस पर क्या कर देते हैं? हस्ताक्षर कर देते हैं। तो यही वाला बिल क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। और कानून क्या करता है? देश
चलाने में भूमिका अदा करता है। ठीक है, किसके द्वारा चलाया जाता है? ये कानून बनेगा वो किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा? सरकार द्वारा। ठीक है, सरकार द्वारा, ये आम जन के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात थी। अब ये तो हो गया। अगर मान के चलो ये विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा ने पारित नहीं किया, कितने? 6 माह तक। 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया ही नहीं की राज्यसभा ने, तो अनुच्छेद 108 का प्रयोग होगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा क्या होगा? संयुक्त बैठक आएगी, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? फिर 118 के तहत, अनुच्छेद 118 के तहत अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा। सामान्य तौर पर लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, वो नहीं है तो उपाध्यक्ष, वो नहीं है तो उपसभापति। ठीक है, ये लोग करेंगे। अब बात करें संयुक्त बैठकें अब तक कितनी हुई हैं? संयुक्त बैठकें अब तक कितनी हुई हैं? 3 हुई हैं। 1961 में, 1978 में और 2002 में। 61 दहेज विधेयक को लेकर, 62 बैंकिंग सुधार को लेकर, 78 बैंकिंग सुधार को लेकर, और ये आतंकवादी जो संगठन था कोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसको लेकर। तीनों में कौन शामिल था? तीनों में हमारे अटल जी शामिल थे, अटल बिहारी जी शामिल थे। ठीक है, अब किस किस पर संयुक्त बैठकें नहीं की जा सकती? कौन कौन से विधेयकों पर संयुक्त बैठकें नहीं की जा सकती? तो वो 3 विधेयक हैं। कौन कौन सा? पहला धन विधेयक, ठीक है, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, और तीसरा महाभियोग विधेयक। ये हमारे क्या हैं जिन पर संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती। आर्टिकल 120 क्या कहता है? आर्टिकल यहीं तक पढ़ाया मैंने। अनुच्छेद 120 क्या कहता है? संसद की भाषा। संसद की भाषा है ये आर्टिकल 120 कितनी बताता है? दो कौन कौन सी? या हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी बताता है। ठीक है, मातृभाषा में कोई बात करना चाहता है, मातृभाषा में कोई बात करेगा तो किसकी अनुमति लेनी होगी? अनुमति किसकी लेनी होगी? अपने सदन के अध्यक्ष की। ये आज हमारा टॉपिक था, वो कंप्लीट कर दिया गया है। और आज के लिए बस टॉपिक इतना ही रखें। आपको काफी दिनों से एक सूचना नहीं दे पा रहे हैं, वो सूचना ये है कि हमारे यहाँ जो ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, जल्दी आपको अब लाइव क्लासें देना स्टार्ट कर दी जाएंगी। हमारे यहाँ पर जो क्लासें चल रही हैं ऑफलाइन में, ठीक है, उन ऑफलाइन क्लासों का काफी दिन से हम शेड्यूल नहीं बता पा रहे हैं। तो देखो, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासें चल रही हैं उनका शेड्यूल क्या है? मॉर्निंग की क्लासों की अगर बात करें तो 7 से 10 बजे तक ये खास करके ARO जो वैकेंसी आई हुई है, अभी चल रही है, इसके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, उसके लिए ये अपने जोरों शोरों पर आरंभ कर दिया गया है। ऑफलाइन वाले टाइम मतलब सुबह 7 से 10 बजे तक रहता है भाई। 10 से फिर 9 से 12 बजे तक इवनिंग में ये 2 बैच सिमिलियर चलते हैं, और दोनों ही यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और SSC GD पैट, ठीक है, जो वनडे एग्जाम है, दोनों ही बैच मॉर्निंग में ये 9 से 12 तक रहते हैं भाई। अगर हम शाम के बैचों की बात करें तो शाम को 3 से 6 ये बैच भी हमारा यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, और यूपी पैट के लिए अभी रनिंग में है। तो जो बच्चे आ सकते हैं ऑफलाइन में वो आएं, और
हमको आजमाएं और देखिए कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है। आप उसको तो देख ही रहे होंगे इस बोर्ड क्या नाम लेक्चर के जरिए से। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए और आप लगातार इसको देखते रहिए। अगर आपको पसंद आए तो ही इसे शेयर करिए, नहीं पसंद आए तो कोई बात ही नहीं है, मौज करिए, मस्ती में रहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।